स्टूडेंट बीएससी थर्ड ईयर की इस वीडियो में जिसके चैप्टर का नाम है प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति। प्रतिरोधी माध्यम में सरल रेखीय गति, यूनिट नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर थर्ड है ये, है ना। इसकी हम दोबारा एक थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले अपनी 2 वीडियो इसमें आ चुकी हैं। एक कण विरामावस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम से होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के वर्ग के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, यानी कि उसकी गति की विवेचना करनी है। यानी कि कोई कण जो यहाँ पर है, ऊपर है ना, और ये पृथ्वी का क्या है, तल है, पृथ्वी तल है। यहाँ पर t बराबर 0 पर उसका वेग क्या है, 0 है। m द्रव्यमान का कण यहाँ पर विराम अवस्था में है ना, और यहाँ से वो क्या कर रहा है, गिरना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब वो गिरना स्टार्ट कर रहा है तो उस पर कौन सा बल कार्य करेगा, mg कहाँ की तरफ, गुरुत्वीय बल कहाँ की तरफ, नीचे की तरफ। गुरुत्वीय बल तो हमेशा कहाँ करता है, नीचे की तरफ। और जो उसमें एक्सेलरेशन कितना मान लेते हैं, a, और इस पर मान लेते हैं कोई बिंदु है p, जिसका बिंदु O, ये O है जो विराम अवस्था से है, उसका विस्थापन कितना है, x मान लेते हैं, है ना, v। अच्छा, अब देख लेते हैं कि इस P बिंदु पर कौन कौन से बल किस दिशा में कार्यरत हैं, है ना। जो प्रतिरोधी बल होगा वो कहाँ होगा, वो इसके अपोजिट, ठीक, अपोजिट कार्य करेगा। अब ये क्या कह रहा है, एक ऐसे माध्यम से होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध यानी एक्सेलरेशन है जो किसके समानुपाती होगा, वो होगा वेग के वर्ग। वेग v है, इसके वर्ग के, तो a बराबर हो जाएगा कितना, kv²। ठीक है, और ये तो एक्सेलरेशन है, तो बल क्या आ जाएगा, प्रतिरोधी बल क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रतिरोधी बल आ जाएगा यहाँ से mkv²। ठीक है, अच्छा, प्रतिरोधी बल होगा इसके ठीक अपोजिट, है ना, mkv²। अब हम गति की विवेचना कर लेते हैं, m d2x dt2, है ना, यानी कि इस कण पर नीचे की तरफ जो कार्यरत बल है वो mg, तो उसी दिशा में है, नीचे की तरफ, तो ये तो पॉजिटिव आएगा। और जो mkv² है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर इसकी दिशा विपरीत है, इसलिए क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस कर जाएगा। ठीक है, अच्छा, यानी कि इस बल में से जब ये बल घटेगा तो इसमें प्रभावी कौन सा बल होगा, इस बल के अधीन गिर रही है ना, गुरुत्वीय बल के अधीन तो गिर रही है, इसलिए क्या है, ये जब mg ज़्यादा है तभी तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। यदि mg कम हो जाए और प्रतिरोधी बल ज़्यादा हो जाए तो ये कण क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा तो होगा नहीं, और इस पर और कोई बल तो कार्य नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, mg कर रहा है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, इसमें प्रतिरोधी बल कार्य कर रहा है। तो प्रतिरोधी बल का मान कितना कम है mg से, उतना ही क्या होगा, ये जो कण है वो नीचे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, गति करेगा। अभी कितनी गति करेगा, जितना ये क्या होगा, mg से mkv² क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर d2x dt2 बराबर में होगा g माइनस के kv²। ठीक है, अच्छा, वही चीज़ देख लेते हैं कि v यहाँ पर क्या होगा, v का मान कैपिटल V क्या है, अंतिम वेग, जो कि क्या होगा, अधिकतम होगा, अंतिम वेग होगा। तो v का मान जब कैपिटल V होगा यानी कि कांस्टेंट होगा, तो a क्या होगा, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0, dv/dt कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर अपन dv यानी कि d2x/dt2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 0। तो d2x/dt2 का मान 0 रख देंगे। v माइनस के v बराबर क्या, जब कैपिटल V है ना, k कैपिटल V का स्क्वायर, तो यहाँ पर k का मान आ जाएगा दोस्तों g/v²। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये मान रख देते हैं, इसको लिख देते हैं dv/dt बराबर में g माइनस k का मान रखेंगे g/v², स्मॉल v² इम्प्लाइज दैट दिया जाएगा dv/dt प्लस के g/v², स्मॉल v² बराबर g। ठीक है ना, अब ये
इससे पहले वाले डेरिवेशन की तरह ये क्या है दोस्तों, ये एक रैखिक अवकल समीकरण को तो प्रदर्शित नहीं करेगी, है ना, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, बी का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखें इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी बी अपॉन डी टी बराबर में ऐसे लिख लेते हैं जी, है ना, और बी स्क्वायर को भी क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं, तो आएगा बी स्क्वायर माइनस कैपिटल बी स्क्वायर माइनस स्मॉल बी स्क्वायर। ठीक है, जी माइनस के कैपिटल बी स्क्वायर माइनस के स्मॉल बी स्क्वायर। फिर इसको पृथक्करण कर लेते हैं, डी बी अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर माइनस स्मॉल बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी अपॉन बी स्क्वायर डी टी। ठीक है, जी अपॉन बी स्क्वायर डी टी। ठीक है, फिर यहाँ से आ जाएगा ये जो फार्मूला है, इंटीग्रेशन करेंगे तो C1 ये फार्मूला ये वाला कैसे आएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये कैपिटल बी क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, और वेरिएबल क्या है, स्मॉल बी, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 ए कितना है, कैपिटल बी, लॉग v प्लस स्मॉल v माइनस स्मॉल v इज इक्वल टू जी अपॉन बी स्क्वायर टी प्लस के C1। अब यहाँ पर वही इनिशियल वाली कंडीशन लगाएंगे। इनिशियल वाली कंडीशन में t बराबर 0 होगा तो v बराबर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मान रखेंगे C1 बराबर 1/2b लॉग ये हो जाएगा 1, यानी कि C1 का मान हो जाएगा कितना दोस्तों, 0। यहाँ पर हमने C1 का मान कितना निकाल लिया, 0, और इस 0 का मान कहाँ रख देंगे, इस समीकरण में। इस समीकरण में रखेंगे तो आएगा 1/2v कैपिटल V लॉग v प्लस स्मॉल v माइनस स्मॉल v बराबर g अपॉन वी स्क्वायर टी प्लस के टी, है ना, v से v कट जाएगा, 1 तो आ जाएगा लॉग v प्लस स्मॉल v माइनस स्मॉल v इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर g अपॉन वी टी। ठीक है, फिर अब इसको लॉग को हटाकर इधर एंटी लॉग ले लेते हैं, v प्लस स्मॉल v माइनस स्मॉल v बराबर में e की पावर जी टी अपॉन कैपिटल v। अब देखें मुझे यहाँ स्मॉल v का मान निकालना है। स्मॉल v का मान वैसे निकालेंगे खोल करके तो ये बहुत टफ हो जाएगा, फिर इसको हम कैसे निकालेंगे, v प्लस स्मॉल v माइनस योगांतरानुपात, कौन सा अनुपात, योगांतरानुपात लगाएंगे, कौन सा अनुपात लगाएंगे, योगांतरानुपात, और v माइनस स्मॉल v, v प्लस स्मॉल v प्लस के v माइनस स्मॉल v, और इसको लिख लेते हैं e की पावर जी टी अपॉन v अपॉन e की पावर, देखें ये जब यहाँ पर ये जो 2 है ये यहाँ पर जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, e की पावर माइनस के जी टी अपॉन v, ये आ जाएगा e की पावर जी टी अपॉन v माइनस के e की पावर माइनस जी टी अपॉन v, e की पावर जी टी अपॉन v प्लस e की पावर माइनस के जी टी अपॉन v। ये बहुत इम्पोर्टेंट, देखिए एक बार समझते हैं इसको। ये तो यहाँ पर कट पिट कर आ ही जाएगा, ये यहाँ पर कट पिट कर आ जाएगा कितना, v अपॉन 2b अपॉन 2 कैपिटल V इज इक्वल टू e की पावर जी टी अपॉन v माइनस e की पावर माइनस के जी टी अपॉन v, और e की पावर जी टी अपॉन v और प्लस e की पावर माइनस के जी टी अपॉन v। एक फार्मूला होता है e की पावर थीटा माइनस के e की पावर माइनस के थीटा, है ना, e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस के थीटा, ये होता है, ये साइन 2 थीटा का है, ये कॉस, ये साइन थीटा का, ये कॉस थीटा का, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा ये साइन हाइपरबोलिक थीटा, ये कॉस हाइपरबोलिक थीटा, साइन हाइपरबोलिक थीटा अपॉन कॉस हाइपरबोलिक थीटा, टेन हाइपरबोलिक थीटा। ये किसका फॉर्मूला है,
टेन हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, और एक चीज़ देख लेते हैं, ये जो मैंने लिखा है ये वाला ना, ये वाला पार्ट कैसे लिखा है उसको देख लेते हैं। ये है e⁻²GT/v है ना, तो 2GT/v है, तो इसको मैं लिखता हूँ कितना, e⁻GT/v, e⁻GT/v। ठीक है, फिर e⁻GT/v, और ये पॉजिटिव है, इसको नीचे ले जाएंगे, किसकी हो जाएगी पावर, माइनस की GT/v। फिर आ जाएगा स्मॉल v इज इक्वल टू, उसकी जगह लिख देंगे v टेन हाइपरबोलिक GT/v। ठीक है, फिर v को लिख देंगे dx/dt बराबर में इक्वल टू v टेन हाइपरबोलिक GT/v। ठीक है, फिर dx को इधर ले देंगे और dt को उधर ले जाएंगे, टेन हाइपरबोलिक GT/v है ना, इंटीग्रेशन dt प्लस के c2। ठीक है, फिर इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे x इज इक्वल टू v, जैसे टेन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sec x, ऐसे ही टेन हाइपरबोलिक x का होता है log sec हाइपरबोलिक x। तो इसी प्रकार से लिखेंगे log sec हाइपरबोलिक GT/v, और GT/v का कितना हो जाएगा, g/v प्लस के c2। x इज इक्वल टू v²/g log sec हाइपरबोलिक यहाँ पर होता है log cos हाइपरबोलिक है ना, ये cos हाइपरबोलिक होता है, यहाँ पर वैसे होता है टेन एक्स का होता है माइनस के log cos x। ठीक है, sec की जगह हो जाएगा cos हाइपरबोलिक GT/v प्लस के c2 है ना, और c2 t बराबर 0 पर, फिर प्रारंभ में फिर इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, प्रारंभ में t बराबर 0 पर स्मॉल v कितना हो जाएगा 0, और एक्स भी डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 0, t का मान 0 रखेंगे, ये इन कंडीशन को सेटिस्फाइड कराएंगे, तो c2 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर c2 का मान 0 आ गया, फिर x हो जाएगा v²/g log cos हाइपरबोलिक GT/v। ठीक है, अब ये जो समीकरण है वो x और t में संबंध को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इसके बाद में जो सबसे पहले जो हमने लिखा था वो लिखा था समीकरण d2x dt2 इज इक्वल टू g/v v² माइनस के कैपिटल v² माइनस स्मॉल v का स्क्वायर, और इस d2x dt2 को लिख सकते हैं v dv/dx इज इक्वल टू g/v का स्क्वायर, v² माइनस के स्मॉल v का स्क्वायर। फिर इसको अपन अलग अलग कर देते हैं, v dv/v², v वाले टर्म एक तरफ और बाकी सारे कांस्टेंट और x वाले टर्म एक तरफ, तो कांस्टेंट x वाला टर्म तो है ही नहीं इधर। ठीक है, फिर अपना मान लेंगे v² माइनस के स्मॉल v² इज इक्वल टू t तो ना माने तो p मान लें, कुछ भी मान लें तो आएगा। अब कलन करें इसका एक बार, b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट, स्मॉल v के रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2v dv इज इक्वल टू dp, सॉरी रेस्पेक्ट नहीं अवकलन, तो आ जाएगा v dv इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dp/1/2। ठीक है, और v dv की जगह रख देंगे ये, तो आ जाएगा अपना कितना माइनस के 1/2 1/p इज इक्वल टू g/v² x प्लस के c3 है ना, ये अपना समीकरण आया। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 p का मतलब log p का मतलब log ऑफ v² माइनस के स्मॉल v का स्क्वायर, g/v² x प्लस के
C3। अब वही प्रारंभ में t का मान 0 होगा तो x का मान भी 0 होगा और v भी क्या आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ये जो कंडीशंस इसमें सेटिस्फाइड कराएंगे तो C3 का मान अपना कितना आएगा दोस्तों, वो C3 का मान आएगा 1/2 log v²। ठीक है, फिर इस वैल्यू को यहाँ पर अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस समीकरण में, तो जब आएगा 1/2 माइनस का log v² माइनस के v², और ये इधर जाके प्लस का 1/2 log कैपिटल v² इक्वल्स टू g/v² x। ठीक है, फिर इसको अपन इधर लिखते हैं 1/2 log v² माइनस के स्मॉल v का स्क्वायर इक्वल्स टू g/v² x। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर ये हो गया log v² माइनस के स्मॉल v² इक्वल्स टू 2g/v² x। ठीक है, ये जो समीकरण है ये अपनी x और स्मॉल v में संबंध को क्या करती है, दर्शाती है। ठीक है ना, तो ये अपने जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हुआ यहाँ पर। इस डेरिवेशन को 2-3 बार आप 1-2 बार करके देखेंगे, 2 बार कम से कम मिनिमम करके देखना ही है। इसके बाद ये आप डेरिवेशन, ये चारों डेरिवेशन यदि आपने 1-2 बार करके देखे तो आपको, मेरे को लगता है कि मोस्ट प्रॉपरली तरीके से आपको ये डेरिवेशन बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारे डेरिवेशन एक जैसे चलेंगे, क्वेश्चन भी इन जैसे ही हैं, क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, तो इनको करें और थोड़ी मेहनत करें, मेहनत से ही क्या होगी, सफलता हाथ लगेगी। धन्यवाद।